नाज़रीन आदाब, रोज़गार से कामयाबी तक के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूं अतहर सईद आपके साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रोज़गार से कामयाबी तक के हर शुमारे में हम अलग अलग मौज़ूआत पर आपसे बात करते हैं। तालीमी शोबों में किस तरह से तरक्की हो रही है, इस पर हम बात करते हैं। आज भी हम एक ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा मौजू है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी मालूमात इस मौजू पर हमारे पास है और किस तरह से हम इसको अपना करियर बना सकते हैं, इसमें मज़ीद मालूमात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेंटिस्ट्री है क्या, डेंटल साइंस है क्या, इस पैकेज के ज़रिए। मेडिकल साइंस के मैदान में कई शोबों ने एक वसी शक्ल इख्तियार की है। इन्हीं में से एक शोबा है डेंटल साइंस का, जिसमें वक्त के साथ कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डेंटल साइंस का मैदान सिर्फ हमारे दांतों की देखभाल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके बरक्स ये मुख्तलिफ पेचीदा बीमारियों और सेहत से मुंसलिक एक वसी मैदान है, जिसमें दांत बदलना, टूथ कनाल, ब्रेसेस, सर्जरी और भी बहुत कुछ शामिल है। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट के साथ साथ हमारी सेहत से जुड़े इंडस्ट्री के मैदान में आप बतौर डेंटिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और डेंटल हाइजीनिस्ट बनकर अच्छा करियर बना सकते हैं। डेंटल साइंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मंजर-ए-आम पर आने के बाद आज क्लिनिकल और टेक्नोलॉजी के नुक्ता नज़र से करियर के इम्कानात में लगातार इजाफा हो रहा है। डेंटल साइंस की अलग अलग यूनिट्स की बात करें तो आप एंडोडोंटिक्स के मैदान में जा सकते हैं, जहां दांत की बायोलॉजी की बुनियाद पर मरीज के दांतों की दिक्कतों को दूर किया जाता है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी भी एक अहम मैदान है, जिसमें दांतों की परेशानियों को लेकर रिसर्च व मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ओरल सर्जरी के शोबे में माहिरीन जबड़े, सिर या गर्दन के ट्यूमर्स का इलाज करते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स भी इंडस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें दांतों की बनावट या चेहरे की बनावट की खामियों को दूर किया जाता है। वहीं पीडोडोंटिक्स डेंटल साइंस का एक ऐसा मैदान है, जिसमें बच्चों के मसूड़ों, जबड़ों और दांतों की देखरेख की जाती है। साथ ही पेरिडोडोंटिक्स के माहिर डॉक्टर्स मसूड़ों से जुड़ी दिक्कतों पर काम करते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। वहीं प्रोस्थोडोंटिक्स भी डेंटल साइंस का एक अहम शोबा है, जिसमें मुंह, चेहरे और दांतों में होने वाली किसी भी परेशानी को देखा जाता है। अगर बात एग्जाम की जाए तो BDS के कोर्स के लिए नीट UG का एग्जाम मुनक्किद किया जाता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डेंटल साइंस आज एक वसी मैदान बनकर न सिर्फ बेहतर सेहत की राह हमवार कर रहा है, बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नई राह दिखाने में भी एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, किस तरह से करियर बन सकता है, इसके बारे में बहुत सारे सवालात के जवाब आप तक पहुंच गए होंगे, कुछ हद तक तो ज़रूर पहुंचे होंगे। इस फील्ड में क्या कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ। हमारे अगले सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। नाज़रीन, डेंटल साइंस के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के एम्स के डेंटल कॉलेज के डिपार्टमेंट प्रोस्थोडोंटिक्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर वीना जैन साहिबा के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस सेगमेंट में। सबसे पहला सवाल यही है, चूँकि डेंटल फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो डेंटल फील्ड को अगर एक नौजवान समझना चाहे तो किस तरह से समझाएंगी? सर, जो भी नौजवान डेंटिस्ट्री के फील्ड में आना चाहते हैं, उनको पहले 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट से पास करनी है। उसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंपटीशन देना होता है, जो स्टेट लेवल भी हैं और स्टेट लेवल भी हैं और नेशनल लेवल पर भी हैं। उसके बाद 4 साल की पढ़ाई होती है, जहाँ पर इस वाले डेंटिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन BDS में सभी ब्रांचेज के बारे में बेसिक नॉलेज हम लोग देते हैं। और उसमें आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देते हैं, पेशेंट्स पे कैसे ट्रीट करना है और पेशेंट को ट्रीट करना और सभी बीमारियों का इलाज करना सिखाया जाता है। डॉक्टर वीना जैन साहिबा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, उनके जहन में ये बात है कि डेंटिस्ट्री या डेंटल साइंस का जो ताल्लुक़ है सिर्फ दांतों तक ही महदूद है,
जबकि हम जानते हैं कि हमारी मुकम्मल सेहत से इसका ताल्लुक़ है। तो डेंटल साइंस में कौन कौन सी यूनिट्स हैं? ये सही बात है कि दांतों का संबंध पूरे शरीर से है, क्योंकि ये हमारे पाचन को भी अफेक्ट करता है और बहुत सारी बीमारियां भी अगर दांतों की स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हो जाती हैं। डेंटिस्ट्री में मेनली जो है 9 ब्रांचेज हैं। 9 में से जो 7 ब्रांचेज हैं वो क्लिनिकल ब्रांचेज हैं, जिसमें ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, ओरल सर्जरी, देन प्रोस्थोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स है, फिर बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है और पेरियोडोंटिस्ट है जिसमें मसूड़ों की बीमारियों का इलाज किया जाता है, और ओरल पैथोलॉजी भी है जो जहाँ पर की टेस्टिंग होती है, और जनरल पब्लिक के लिए कम्युनिटी हेल्थ डेंटिस्ट्री भी होता है। तो इस तरह से अपना एक जो नौजवान है वो इसमें करियर बना सकता है। और जो नौजवान आना चाहते हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी है, यानी अहलियत क्या होनी चाहिए? एक जो स्टूडेंट है 12वीं कर रहा है, 10वीं कर रहा है, तो किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है, पहला सवाल। इसमें दूसरा सवाल ये है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या कौन कौन से कॉलेजेस इस तरह के जहाँ पर हम इस तरह के करियर को अपना सकते हैं, बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है? जैसे मैंने अभी बताया, 12th साइंस में पढ़ने के बाद आप कंपटीशन दे सकते हैं। कंपटीशन में जब आप क्लियर हो जाते हैं तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी जिसके लिए आपने कंपटीशन दिया है। प्राइवेट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, सब तरह के कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस में तो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे मैंने बताया 9 ब्रांचेज हैं, तो अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस में खाली अंडर ग्रेजुएशन पढ़ाई जाती है, तो आप अपनी जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चुन सकते हैं। अगला सवाल यही है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और कब अप्लाई किया जा सकता है? एडमिशन BDS कोर्स के लिए जो भी कंपटीशन होता है जनरली जो है अगस्त से सितंबर अक्टूबर के बीच में होते हैं। मैं बहुत एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम है जब आप कंपटीशन दे सकते हैं। अभी आजकल नीट कॉमन कंपटीशन है मेडिकल एंट्रेंस का, उसी के थ्रू आप डेंटिस्ट्री का भी कंपटीशन दे सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर हम डेंटल साइंस की बात करें तो आपने ऑर्थोडेंटिक्स की बात की, और बहुत सारे, चूँकि आज हम देखते हैं कि दांतों का ताल्लुक़ सिर्फ एक अच्छी मुस्कुराहट से नहीं है। अगर दांत टूट जाता है तो उसके लिए हम इलाज करते हैं, ब्रिजेस लगाने का काम होता है, क्राउनिंग का काम होता है, इम्प्लांटमेंट का काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है, गैप्स को दूर करने का काम होता है। तो क्या ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कोर्सेज़ हैं? अगर कोर्सेज़ हैं तो कौन कौन से हैं और उनमें किस तरह से एडमिशन्स लिए जा सकते हैं? सब बीमारियों के लिए, जैसे आपने मुझसे पूछा, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे अगर किसी के टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करने हैं तो ऑर्थोडोंटिक्स है, और क्राउन, ब्रिज, इम्प्लांट, ये सब प्रोस्थोडोंटिक्स में होता है। किसी के दांत में खड्डे हैं तो वो कंजर्वेटिव और एंडोडोंटिक्स में जाते हैं, और मसूड़े की बीमारियों का इलाज पेरियो में होता है। सबके लिए कॉमन ही कंपटीशन होता है। अब जब आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें तो कंपटीशन देते हैं, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है, आप अपने पसंद का सब्जेक्ट तब ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, की आम जानकारी ये है, हमारे नौजवानों के दिलों में ये बात होती है कि मेडिकल का मतलब सिर्फ एक फिजिशियन बन जाना है या फिर सर्जन बन जाना है, लेकिन डेंटल का जहाँ तक सवाल है, इसके प्रति कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग बेदार हैं इसको लेकर, इसमें करियर बनाने को लेकर, और किस तरह की बेदारी यानी जागरूकता की ज़रूरत है? आज अगर जागरूकता की बात करें तो अभी डेंटिस्ट्री को लेके जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट है, मटेरियल साइंस में भी और टेक्नोलॉजी वाइज भी एडवांसमेंट है, और बहुत ज़्यादा लोग डेंटिस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके कैरियर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। वो अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, और अब्रॉड भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। डॉक्टर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन एक ख़ास बात बताएं कि एक डेंटिस्ट के लिए जो इस फील्ड को ऑप्ट कर रहा है, कि वो ख़ास बात उसके अंदर क्या होनी चाहिए? देखो, जैसे आपने पूछा, जो इस फील्ड को ऑप्ट कर रहा है उसके तो डेफिनेटली इंटरेस्ट होना चाहिए उसको डेंटिस्ट्री के लिए, और बाद में अगर हम देखें कि उसमें बाद में क्या काबिलियत होनी चाहिए, तो उसमें स्किल होना चाहिए
कि मुझे ये काम सीखना है और मुझे इसे फुल डेडिकेशन के साथ करना है। मैडम, बहुत सारी रिसर्च हो रही है इस फील्ड को लेकर के, तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे मुल्क में किस तरह की रिसर्च हो रही है? अभी आजकल डेंटिस्ट्री में मटेरियल और टेक्नोलॉजी दोनों में बहुत एडवांसमेंट है, और हमारे देश में जो रिसर्च है वो बाहर के मुल्कों के बराबर ही है, इसमें कोई कमी नहीं है। और उल्टा हमारे मुल्क में ज़्यादा अच्छी इस तरह से है कि यहाँ पर अभी जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, तो रिसर्च के लिए हमारे पास मटेरियल भी बहुत है। एम्स की बात करें तो एम्स में कौन कौन सी नई तकनीक इंट्रोड्यूस हो रही हैं? एम्स में पहले तो खाली हम लोग निकालने लगाने वाले दांत या फिलिंग यही करते थे, लेकिन अभी तो सब जितना भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इम्प्लांट सपोर्टेड क्राउन, इम्प्लांट सपोर्टेड कंप्लीट डेंचर। बिसाइड दैट पेशेंट जो कैंसर के बाद जिनका जबड़ा भी काट के हटा देते हैं, हम उनको भी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, जो जिससे कि दे कैन ईट समथिंग, अदरवाइज तो दे कैन नॉट ड्रिंक इवन वाटर। सो वी आर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट और वी आर इंट्रोड्यूसिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल दीज पेशेंट्स। अच्छा, कहा ही जाता है डॉक्टर वीना जैन साहिबा के इस फील्ड में रिसर्च बहुत अहमियत रखती है, बहुत उसके मायने होते हैं। हम आपके यहाँ कराए जा रहे कोर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि किन किन एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जहाँ तक एम्स के डेंटल डिपार्टमेंट की बात है। हाँ सर, जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें कोर्स के, तो MDS कोर्स जो होता है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में जब स्टूडेंट का एक बार एडमिशन हो जाता है, कोर्स का जो मेनली है वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 2.5 साल में उसको अपना एक थीसिस का टॉपिक चुन के उस पर काम करना होता है, जिसको डाइजर्टेशन भी कहते हैं। फिर उस रिसर्च को उसे एग्ज़ाम से 6 महीने पहले सबमिट करना है। उसके अलावा उसी टाइम में साइमल्टेनियसली ही गेट द एजुकेशन लेक्चर, दे इवन डिलीवर द लेक्चर ऑल्सो, एंड बिसाइड दैट दे लर्न टू ट्रीट द पेशेंट and how to communicate with the patients. So they learn all the skills also. डॉक्टर वीना जैन साहिबा, आप प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट की हेड हैं, यहाँ पर आपके अंडर में बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि डेंटल साइंस की फील्ड में इसकी क्या अहमियत है, यानी प्रोस्थोडोंटिक्स की क्या अहमियत है? प्रोस्थोडोंटिक्स वो ब्रांच है, अगर इन जनरल में देखें, जहाँ पे कि जो पार्ट मुंह में मिसिंग है हम उसको रिप्लेस करें। जैसे जिनके दांत निकल गए, डेंचर बना रहे हैं, एक दांत निकल गया या किसी दांत का रूट कैनाल हुआ है, क्राउन बना रहे हैं, इम्प्लांट है, इवन पेशेंट जिनका कि किसी भी वजह से आँख नाक कान खो नहीं रहता है, वो भी हम यहाँ नकली बनाते हैं प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट में। डेंटल साइंस की बात करें डॉक्टर वीना जैन साहिबा, तो एम्स ने इस फील्ड में काफ़ी कुछ नया किया है, और जैसे कि आपने बताया भी हमें, और कोविड से लेकिन पढ़ाई के नुकसान की अगर बात करें तो कितनी पढ़ाई का नुकसान हुआ है और उसको किस तरह से आपने कवर अप किया? डेफिनेटली कोविड से काफ़ी फ़र्क पड़ा। कोविड के टाइम में एज सच वी वर नॉट डूइंग द पेशेंट, क्योंकि इन्फेक्शन में इनिशियली किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, पेशेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन उस समय को भी यूटिलाइज करा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उनको लेक्चर भी लिए और क्लिनिकल नॉलेज भी उसके थ्रू दी, सो दैट एंड टू दे ऑल्दो दे वर नॉट वर्किंग ऑन द पेशेंट बट दे वर वर्किंग ऑन द डमी मॉडल्स टू लर्न द क्लिनिकल वर्क। और एक बार कोरोना ख़त्म हुआ तो अब स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था कि हम कैसे पेशेंट वर्क करें, सो अब वो पहले से ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं पेशेंट के। इस फील्ड में यानी डेंटल साइंस में जो नौजवान करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? हाँ, बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये फील्ड बहुत ही अपने में अहमियत रखता है। इसकी असली अहमियत है कि यहाँ पर इस फील्ड में मेडिसिन के साथ साथ हम आपको स्किल भी सिखाते हैं। ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है जिसमें आपको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, जो रिप्लेस मिसिंग है उसको कैसे रिप्लेस करना है, एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी का बहुत रोल है डेंटिस्ट्री में। तो ये एक फील्ड है जिसके में काम सीखने के बाद आप भारत में भी काम कर सकते हैं और भारत के बाहर जाके भी बहुत आराम से काम कर सकते हैं।
डॉक्टर वीना जैन साहिबा, कहा जाता है कि खूबसूरत स्माइल के लिए, खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए आपके दांतों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और उनका खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम अपनाते हैं, लेकिन दांतों का सेहत पर क्या असर पड़ता है, मुकम्मल सेहत की अगर हम बात करें तो? दांतों का सेहत पे बहुत असर पड़ता है। अगर हमारे दांत नहीं सही हैं तो हम ठीक से खा नहीं पाते हैं, जिससे हमारा पाचन फ़र्क आ जाता है। पाचन नहीं सही होने से स्पेशली जिन पेशेंट को और बीमारी है, जैसे किसी को किडनी की बीमारी है या डायबिटीज़ है, तो उसको सही करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों को मसूड़ों की बीमारी है, उससे स्पेशली कार्डियक डिजीज़ होने का डर रहता है। ऐसा बहुत सारी रिसर्च से भी सामने आया है। तो किस तरह से दांतों की देखभाल हमें करनी चाहिए? दांतों की देखभाल के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस आपका ब्रश जरूर करिए सुबह शाम। और जब भी अगर आप सोने जा रहे हैं और आपने कुछ मीठा खाया है तो उससे पहले कुल्ला जरूर कर लीजिए, और खाना खाने के बाद भी कुल्ला करने की एक आदत बना लीजिए। कुल मिलाकर करियर इसमें ब्राइट है। हाँ, आप इसमें करियर को, अपने आप को एक्सपेंड करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर वीना जैन साहिबा हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो हुई डेंटिस्ट्री के बारे में, किस तरह से करियर बनाया जा सकता है, किस तरह से तालीम हासिल की जा सकती है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ जॉब्स हम हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम दाखिले ले सकते हैं अपने इस सेगमेंट में। तो नाज़रीन, ये तो हुई आपके मुस्तक़बिल की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, यानी कामयाब हिंदुस्तान की जानिब, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक कामयाब शख्सियत से। और हमारी आज की शख्सियत हैं जाने माने मुसन्निफ़ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। आइए जानते हैं उनके कामयाब सफ़र के बारे में। नाज़रीन, कामयाब हिंदुस्तान के तहत हमारी आज की नामवर शख्सियत हैं जाने माने मुसन्निफ़ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि इग्नू के इंटरनेशनल डिवीज़न के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मक़दम हमारे सेगमेंट में। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि JNU से PhD करने के बाद से लेकर अब तक का ये कामयाब सफ़र कैसा रहा? मैं बहुत सकारात्मक नज़रिए से देखता हूँ, और मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूँ, शिक्षक परिवार से आता हूँ।
मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। मेरे नाना पढ़े लिखे किसान थे, वो 1920-21 के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, गोरखपुर से पढ़े लिखे थे वो। और मेरी माँ चूँकि इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, तो ननिहाल में मेरी परवरिश हुई और पिता का घर भी था, दोनों जगह हुई। और वहाँ पढ़ने लिखने का माहौल मिला मुझे, जैसा कि मैंने कहा माता पिता दोनों शिक्षक थे हमारे। और वहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि संस्कार मिला, जो एक सीख मिली मुझे, वो ये थी कि कुछ ऐसा जीवन में करना है जो सिर्फ अपना भला न करे, इस समाज का भी भला हो, जिससे लगे कि जो बहुत सारे लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस यात्रा में मुझे व्यक्तिगत सफलताएं तो मिली ही, गांव से लेकर गोरखपुर, गोरखपुर से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पहाड़ों में जो अब उत्तराखंड बन गया, उसके बाद अवध यूनिवर्सिटी में, फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, और देश के तमाम विश्वविद्यालयों की तमाम समितियों में और तमाम पदों पर रहते हुए ये व्यक्तिगत सफलता रही। लेकिन संतोष इस बात का है कि मैं जो लिख पाया, पढ़ पाया, वो इस मुल्क के वंचित समुदाय के लिए लिख पढ़ पाया। लगातार मेरी निगाह में वे लोग रहे जिनको मैंने अपने गांव में किसान के रूप में देखा, मजदूर के रूप में देखा, उन स्त्रियों को देखा, लड़कियों को जो पढ़ नहीं पा रही थीं, मैं कभी उनको भूल नहीं पाया। और आज जब मैं कुछ भी उनके लिए कर पाता हूं, ऐसे लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि यह मेरा जो सफ़र है वो एक कामयाब सफ़र है। मेरे पिता अगर आज जीवित होते, नाना जीवित होते, या माँ जीवित होती, या नानी जीवित होती, तो निश्चित तौर पर वे लोग प्रसन्न होते कि उनका बच्चा सिर्फ अपने लिए पायदान नहीं चढ़ता रहा, उसने अपने समाज के लिए भी ज़रूर सोचा है कुछ। सर, बहुत सारे अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है। जहाँ तक तहरीर का सवाल है, कितना अहम मानते हैं आप इन अवार्ड्स को? देखिए, इसको दो तरह से मैं देखता हूँ। ये निश्चित तौर पर सही है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि जब भी कोई अवार्ड मिलता है मन को अच्छा लगता है। ये लगता है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, एक रिकॉग्निशन मिली, एक स्वीकृति मिली व्यापक समाज की। जो जूरी में थे लोग, जो अदब के बड़े लोग हैं, उनकी एक स्वीकृति मिली, उन्होंने मुहर लगाई है, तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तब भी और आज भी, चूँकि मेरा उद्देश्य यह रहा है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरा एक उद्देश्य रहा कि जो चीज़ें बहुत पीछे हैं वो बदल करके आगे आएँ, प्रगतिशील जो जीवन हो सकता है। जब मैं प्रगतिशील कह रहा हूँ तो मतलब कि सब लोग आगे आएँ, इस आशय से कह रहा हूँ। जो लोग पीछे छूट गए हैं वो लोग आगे आएँ, तो ये सारी चीज़ें हों, ये मेरे लिए अधिक अहम है। पुरस्कार मिलें और मिलें, अच्छी बात है, लेकिन जब तक सूरत नहीं बदलेगी, जब तक हमारे लिखे से किसी का मन और जीवन नहीं बदलेगा, तब तक मुझे लगता है कि संतोष नहीं मिलना चाहिए। सर, कहा जाता है हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधते हैं? कई लोगों का है, किसी एक को कहना मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं अपने नाना नानी और माता पिता को याद करता हूँ, जो मेरे आरंभिक शिक्षक भी रहे, जिन्होंने मुझ में मनुष्यता का संस्कार, इंसानियत का जो संस्कार है वो दिया। उसके बाद जो मेरे गुरु मिलते गए, उन लोगों का विशेष तौर पर जिन लोगों को मैं याद करना चाहता हूँ आज यहाँ पर, उनमें प्रोफेसर मैनेजर पांडे, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह को मैं याद करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी परिवर्तित किया मेरे जीवन को, मेरी सोच को। गोरखपुर में भी जो मेरे साथ हमारे जो शिक्षक थे श्री कन्हैया ओझा जी, उनका बड़ा योगदान रहा मुझे प्रोत्साहित करने में। माजना शब्द तो कहूँगा तो बाद वाला दौर ज़्यादा रहेगा। जो मेरे प्राइमरी के कुछ शिक्षक रहे, उन्होंने भी मुझ में उत्साह भरा, मुझे सपने दिखाए। मेरे मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने भी मुझे सपने दिखाए। लेकिन किसी अगर एक की बात करेंगे तो मैं शायद अपनी नानी को याद करूँगा कि मेरी नानी जो हैं वो शख्सियत थीं जिन्होंने सचमुच मुझे इंसान बनाया और मुझ में सपने भरे। सर, आप बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि
आपके दिल के करीब आपकी कौन सी किताब है और क्यों? हर बार जब कोई किताब आती है तो लगता है कि यही सबसे प्यारी किताब है, और फिर कुछ दिन बाद दूसरी आती है तो वो प्यारी लगने लगती है। लेकिन प्रेमचंद पर काम करते हुए, अगर मैं आलोचना की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करूं, तो प्रेमचंद पर काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, और भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद नाम की जो मेरी किताब है वो मुझे बहुत प्रिय है आलोचना के तौर पर। और कविता संग्रहों में अगर बात करें तो मुझे अपना संग्रह कायांतरण बहुत प्रिय है। सर, आपके कामयाब सफ़र के बारे में हम जान रहे हैं, हमारे नाज़रीन जान रहे हैं। इग्नू की अगर बात करें तो इग्नू का अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा और किस तरह की यादें आपके दिल में हैं इग्नू को लेकर? कह सकते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका बड़ा प्रतिशत तो इग्नू ने ही दिया है मुझे, उसका एक बड़ा हिस्सा तो इग्नू ने ही तैयार किया है। मेरी सफलता में, मेरे परिवार की खुशियों में, मेरे लिखने पढ़ने में, मेरे आत्मविश्वास में, बहुत सारी चीज़ों में जो आप एक देख पाते हैं कि जिसे आप सफलता कह सकते हैं, वो इग्नू के नाते ही संभव हुई है। यह वह जगह है जहाँ मैं चैन से रहकर लिख पाया, जहाँ चैन से रहकर मैं पढ़ पाया, जहाँ चैन से रहकर मैं नौकरी करता हूँ और इस मुल्क की सेवा कर पाता हूँ। नौजवान आजकल बहुत लेखन का काम कर रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, मुसन्निफ़ हैं, नई नई किताबें लिख रहे हैं, लेकिन अगर उनके लिए आपसे पैगाम की बात करें तो किस तरह का पैगाम आप देना चाहेंगे नए लिखने वालों के लिए? मैं बराबर एक ही बात सभी मित्रों से कहता हूँ कि अध्यवसाय, स्टडी, लगातार पढ़ते रहना, परिश्रम करना और इसके बाद धैर्य, ये 3 चीज़ें अपने पास रखें। एक लिखने वाले के पास अगर धैर्य नहीं है और परिश्रम का मादा नहीं है तो यात्रा लंबी नहीं होती है। हम लोग जिस दुनिया में हैं ये क्रिकेट की दुनिया नहीं है कि आज 1 सेंचुरी लग गई तो स्टार हो गए। हमारे वहाँ बहुत वक्त लगता है स्वीकृति मिलने में। लोग बहुत बहुत आपको थाहते हैं, नापते हैं, फिर कहीं जा कर के स्वीकृति देते हैं। तो नए लिखने वालों को ये कि अपना आत्मविश्वास बना कर रखें, अपने कंटेम्प्रेरी लोगों को पढ़ें, अपने पूर्वजों को भी पढ़ें, यानी कि आप परंपरा को भी जानें और जो नया लिखा जा रहा है उसको भी जानें। फिर आप ये समझ पाएंगे कि आप जो लिख रहे हैं वह किसी काम का है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप जो लिख रहे हैं वो आपसे 25 साल पहले कोई बढ़िया से लिख गया है, 40 साल पहले कोई बढ़िया से लिख गया, या आप ही का एक कोई कंटेम्प्रेरी 2 साल पहले लिख चुका है। तो जब आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे। तो अपने कंटेम्प्रेरी लोगों को पढ़िए, अपने पूर्वजों को, अपने जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं उनको पढ़िए, ट्रेडिशन को जानिए और लगातार अपने को मांझते रहिए। और जिस एक चीज़ से बच सकते हो तो ज़रूर बचिए, आत्ममुग्धता से बचिए कि मैं ही महान हूँ, मैंने जो लिख दिया यह अनपैरेलल है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस भाव से हर लिखने पढ़ने वाले को बचना चाहिए, क्योंकि यह न तो बेहतर मनुष्य बनने देता है भाव और न अच्छा रचनाकार बनने देता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अपने कामयाब सफ़र के बारे में हमारे साथ अपनी यादें जोड़ने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था कामयाब हिंदुस्तान का सफ़र, जिसमें हमने नामवर शख्सियत, नामवर मुसन्निफ़ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात कराई। नाज़रीन, उम्मीद है रोज़गार से कामयाबी तक का आज का शुमारा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले शुमारे के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।